जोहार आप सभी का। मैं आचार्य रेणु कुमारी एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं पढ़ाने वाली हूँ आज जो पाठ वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित कहानी उसकी माँ। उसकी माँ किसकी माँ है ये कहानी के अंत में पता चलेगा, कहानी में पता चलेगा। और इस वीडियो में मैं जो साहित्यिक परिचय है लेखक का ये भी मैं आपसे साझा करने वाली हूँ। तो अंत तक आप वीडियो में बने रहें ताकि आपको कवि का जीवन परिचय और इस पाठ की कहानी दोनों अच्छे से समझ आ जाए और आने वाले जो बोर्ड परीक्षा है आप जो भी इससे प्रश्न पूछा जाए इस पाठ से जुड़ी हुई वो आप तुरंत बना लें। तो अंत तक बने रहिएगा ऐसी आशा रखती हूँ। और बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र का जीवन परिचय। पांडे बेचन शर्मा उग्र नाम के पीछे ही इनका उग्र लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि ये इनकी जो स्वभाव रहा होगा वो उग्र प्रवृत्ति का रहा होगा। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपनी कलम उग्र भावना से चलाई है, बेधड़ल्ले से मतलब डंके की चोट पर किसी से डरते नहीं थे, इसलिए इनके नाम के पीछे उग्र लगा दिया गया और इनका नाम बन गया पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनकी शिक्षा की बात करें तो ये ज़्यादा उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, यानी कि बहुत ही खराब थी, जिस वजह से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कठिनाइयाँ आई। फिर भी ये उन सब से संघर्ष करते हुए ये आगे बढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं और फिर अपनी पढ़ाई को है वो आगे ले जाते हैं। इनका जो स्वभाव था जैसा कि मैंने बताया उग्र स्वभाव का ही था और इनकी जो अपनी शैली थी है ना, इनकी अपनी जो शैली थी वो उग्र चेतना के कारण मतलब इनकी शैली जो थी बोलने का या लिखने का वो उग्र स्वभाव वाला था, जिस वजह जो इनके साहित्य में भी आपको देखने को मिलेगा। और वो सबसे सुप्रसिद्ध जो इनकी रचना है वो है चॉकलेट। इसमें इन्होंने अपनी जो उग्र स्वभाव है, चेतना है, उसको उजागर किया है। और निराला जी की ही तरह, निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जीवन में घोर दरिद्रता में बीता था, संघर्ष में बीता था, तो निराला जी की ही तरह इन्हें भी पुरातन पंथियों का विरोध सहन करना पड़ा था, है ना। निराला जी को जिस तरह से पुरातन पंथियों का विरोध सहना पड़ा था, इन्हें भी वो सब कुछ झेलना पड़ा था और अंततः 1967 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। अब आते हैं इनका साहित्यिक परिचय में। इनका साहित्यिक जैसा कि मैंने अभी तुरंत ही कहा कि ये उग्र स्वभाव के थे, जो इनके व्यवहार और इनके साहित्य दोनों में देखने को मिलता है। तो इनकी जो साहित्यिक विशेषता है ये सक्रिय रूप से यानी कि मूल रूप से ये पत्रकारिता से जुड़े रहे और इसी कारण उनकी जो जो विश्वामित्र यानी कि इनकी जो विश्वामित्र स्वदेश प्रमुख सदस्य के रूप में इन्होंने पत्रकारिता में भी काम किया और विशेष उपलब्धि भी इनको मिली, लेकिन इनको पहचान जो है वो स्वदेश, वीणा और स्वराज, इनमें इनको पहचान मिलती है। ये पत्रकारिता के रूप में कार्य करते हैं और फिर लेखन कार्य भी, ये साहित्य के क्षेत्र में रचना भी लिखते हैं। चॉकलेट उनकी जो है सर्वाधिक चर्चित रचना है और ये विवादास्पद भी है। विवादास्पद मतलब विवादों से घिरा हुआ ये रचना था इनका चॉकलेट, है ना। जैसा कि मैंने बताया भी कि इनकी जो रचना है चॉकलेट ये बहुत सुप्रसिद्ध रचना है और ये जो है विवादों में घिरी रही क्योंकि इनका जो स्वभाव उग्र का था, ये अपने स्वभाव को शब्दों के माध्यम से साहित्य में भी इन्होंने उस उग्र रूप को अपनाया है, जिस वजह से चॉकलेट जो इनकी रचना है, कृति है,
कृति है वो विवादों से घिरा हुआ था। जैसा आप लोग देखते हैं कि कोई फिल्म बनता है तो फिल्म बन जाती है, शूटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद उस फिल्म पर रोक लगा दी जाती है, विरोधों का सामना करना पड़ता है और अंततः फिर उसको रिलीज नहीं भी होने दिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ इनके रचना के साथ भी हुआ था। चॉकलेट के साथ इनको विरोध का सामना करना पड़ा था। ऐसे लोगों का विरोध से सामना करना पड़ा था जिनके खिलाफ, जिनके विरोध में इन्होंने चॉकलेट की रचना की थी। मतलब वैसे पूंजीपति लोगों के खिलाफ इन्होंने लिखा था, जिससे वो लोग इस पर कटाक्ष किए थे, इनका विरोध किए थे और इनके प्रकाशन में भी रोक लगा दिए थे। लेकिन अंततः ये प्रकाशित हो जाती है और उनकी जो आत्मपरक पुस्तक है, आत्मपरक पुस्तक, अपनी जो पुस्तक है वो है अपनी खबर में उनकी गद्य शैली का उत्कृष्ट रूप मिलता है। यानी कि गद्य शैली का, यानी कि गद्य रचना में उनकी सबसे उत्कृष्ट शैली में लिखी हुई जो रचना है गद्य शैली में, वो है अपनी खबर में। ठीक है। उसके बाद हिंदी गद्य के विशिष्ट शैलीकार, हिंदी साहित्य के विशिष्ट शैलीकार, इसी शैली के कारण तो ये उग्र कहलाए। इसी एक जो अन्य लेखक हैं उनसे ये भिन्न होते हैं तो अपनी केवल और केवल शैली के कारण। तो गद्य शैली के विशिष्ट शैली के कारण जो उग्र है वो बाल मुकुंद गुप्त की जो परंपरा है इस पर भी ये खरे उतरते हैं, यानी कि उनको अपनाते हैं। बाल मुकुंद गुप्त भी एक लेखक हैं जिनकी परंपरा को ये लेखक जो है वो अपनाते हैं। और उग्र जी ने कृतज्ञता पूर्वक इस बात को स्वीकारा है कि बाबूराव विष्णु पराड़कर ने उनकी भाषा को व्याकरण से व्यवस्थित करके उनकी भाषा को संस्कारित किया है। इस बात को वो बहुत ही अच्छे से स्वीकारते हैं और इसमें हामी भी भरते हैं कि हाँ ये सही बात है कि हमारे शब्दों को संस्कारित किए हैं तो बाबू राव विष्णु पराड़कर जी के व्याकरण ने। ठीक है। तो इनका ये साहित्यिक परिचय है। अब हम लोग देखते हैं इनकी रचना, कौन कौन सी रचना है। इनकी रचनाएं जो है अनेक पुस्तक हैं इनकी रचनाओं में, लेकिन सबसे सुप्रसिद्ध जो है वो कौन सा है, मैंने अभी बताया, चॉकलेट, है ना। इसके अलावा इन्होंने चंद हसूनों के खतून, फागुन के 4 दिन, सरकार, तुम्हारी आंखों में, फिर घंटा, दिल्ली का दलाल, शराबी, वह कंचन सिंह छाया, पीली इमारत, चित्र विविकृत, काल कोठरी, कंचन वर, कला का पुरस्कार, गालिब और उग्र, जब सारा आलम सोता है। ये सब इनकी रचनाएं हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्धि इनको मिली है तो चॉकलेट से ही मिली है। तो याद रखेंगे इनकी सुप्रसिद्ध रचना जो है वो है चॉकलेट। अब आते हैं हम लोग कहानी के सारांश में। कहानी का जो सारांश है ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर इस कहानी में क्या है। ये जो कहानी है एक वृद्ध महिला, एक वृद्ध माँ की कहानी है जो अपने इकलौते बेटा, ऐसा कोई करता नहीं है जल्दी से, लेकिन इन्होंने अपने इकलौते बेटा को, जो इकलौता पुत्र था इनका लाल, उसको इन्होंने स्वतंत्रता के लिए, यानी कि जो भारतीय संस्कृति है, तो ये जो कहानी है उसकी माँ, इस कहानी में एक वृद्ध माँ है, एक वृद्ध महिला है जो अपने बेटे को देश की आज़ादी के लिए बलिदान कर देती है। ये पूरी कहानी जो है एक वृद्ध माँ के इर्द गिर्द घूमती है कि किस तरह से वो अपने इकलौते पुत्र को, है ना, वो देश की आज़ादी के लिए बलिदान कर देती है और किस तरह से उनके पुत्र का मुकदमा चलता है, गिरफ्तारी होता है, मुकदमा चलता है और अंततः एक दुखद घटना के साथ इस कहानी का अंत होता है। दुखद अंत इस प्रकार से होता है कि बेटा जो लाल है उसको फांसी की सज़ा होती है और अंत में बुढ़िया माँ का भी निधन हो जाता है। तो इस तरह से ये कहानी जो है एक वृद्ध माँ, पुत्र और जो स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि है,
इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसका मार्मिक चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। अब आते हैं यहाँ पर चरित्र चित्रण में कि कौन कौन से चरित्र है। उससे पहले हम लोग विषय देखेंगे कि इस कहानी का मुख्य विषय क्या है। तो इस कहानी का जो मुख्य विषय है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उसमें युवाओं का बलिदान है। किस प्रकार से भारतीय युवा जो हैं वो इंटर की परीक्षा में पढ़ रहे हैं यानी कि युवा है, और किस प्रकार वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, सब कुछ बलिदान कर देते हैं, अपना घर द्वार पढ़ाई सब कुछ देश के लिए निछावर कर देते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने इस कहानी में एक वृद्ध माँ और पुत्र, जैसा कि मैंने अभी तुरंत ही कहा कि इसमें एक वृद्ध माँ का है और माँ की जो ममता है वो देशभक्ति को कह रहा है। अक्सर क्या अधिकांश कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला जो है अपने इकलौते पुत्र को देश के लिए निछावर होने के लिए जल्दी नहीं भेजेगी, लेकिन यहाँ पर एक बूढ़ी माँ जो है वो अपने पुत्र को देश के लिए बलिदान कर देती है। और यह बहुत ही मार्मिक चित्रण लेखक के द्वारा इस कहानी में कहा गया है। और इस कहानी में त्याग, बलिदान, ममता, ये सब कुछ और देश के प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा है, इन सब का चित्रण इस पाठ में, इस कहानी में किया गया है। हम लोग देखेंगे चरित्र चित्रण कि यहाँ कौन कौन से पात्र जो हैं इस कहानी में हैं, उनका क्या क्या अभिनय है इसमें, है ना। सबसे पहले इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है उसकी माँ यानी कि लाल की माँ यानी कि जानकी, है ना। यहाँ पर लाल जो है, सबसे पहले देखेंगे लाल एक युवा क्रांतिकारी लड़का है जो युवावस्था में है, इंटर में पढ़ रहा है, कॉलेज कर रहा है ना। लेकिन ये जो है इसका जो ख्याल है, इसका जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो देश की आज़ादी करना है ना। और इसीलिए देश को आज़ादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है और संघर्ष करता है, डटकर मुकाबला करता है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। वह निर्भीक है, किसी से डरता नहीं है। निर्भीक यानी कि नहीं डरना, वो निर्भीक बच्चा है, किसी से डर नहीं रहा है, देशभक्त है और अपने आदर्शों के प्रति अडिग है। ये देखेंगे हम लोग कहानी में, मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से ये अपने आदर्शों के प्रति अडिग है। कितना ही इसको समझाया गया कि ये गलत है, कुछ लायक बन जाओ, कुछ घर चलाने लायक बन जाओ, उसके बाद ये सारा कार्य करना, लेकिन नहीं, वो अपने लक्ष्य के प्रति एकदम अडिग था। किसी के कहने पर वो अपना लक्ष्य को नहीं भूलता है और उसे नहीं हटता है। तो उसका एक ही लक्ष्य था, देश को आज़ाद कराना, ठीक है। दूसरा जो पात्र है वो है लाल की माँ। यहाँ पर लाल की माँ को एक ऐसे चरित्र के रूप में उकेरा है लेखक ने जो अपने बेटे के प्रति अत्यधिक प्रेम और ममता रखती है। अपने बेटे के प्रति उसका बहुत प्रेम है, बहुत ममता है। बहुत लोग उनके बेटे के विषय में बहुत कुछ कहें कि तुम्हारा बेटा गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन ये किसी की बातों पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि ये अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती है कि मेरा बेटा जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर इस कहानी में बेटे के प्रति जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो ममता है, ये सब कुछ इस कहानी में जानकी के माध्यम से दिखाया गया है। और साथ ही वह देशभक्ति में बेटे को बलिदान को सहर्ष स्वीकार करती है, यानी कि बेटा को देश के लिए बलिदान कर देती है और वो भी हंसते हंसते स्वीकार कर लेती है। यहाँ उसको कोई गम नहीं होता है कि मेरा बेटा चला जाएगा तो मेरा सहारा कौन बनेगा। तीसरा जो यहाँ पर पात्र है वो है जमींदार। जमींदार एक धनी व्यक्ति रहता है जो अंग्रेजी शासन का समर्थक है। जमींदार यहाँ पर जो पात्र है वो अंग्रेजी शासन का प्रतीक है, जिसके खिलाफ ही लाल जो है वो मोर्चा खोलता है, षड्यंत्र करता है। और बाद में भले ही दुखद घटना से इस कहानी का अंजाम होता है, लेकिन ये और लाल और इसके दोस्त जो है इस जमींदार के विरोध में खूब षड्यंत्र कार्य करते हैं और इनका
मुकाबला करते हैं। वह लाल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः उसकी निष्ठा और साहस से प्रभावित होता है। कहने का अर्थ है कि लाल को बहुत समझाया जाता है, लेकिन लाल समझने वालों में से नहीं था। वो निर्भीक था और किसी से डरने वाला नहीं था, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग था, इसलिए कोई भी इसको समझा नहीं पाया। उसके बाद यहाँ पर लेखक स्वयं है ना, पांडे बेचन शर्मा उग्र स्वयं इस कहानी में पात्र के रूप में भी उभरे हैं, क्योंकि ये समय समय पर क्या अधिकांश लाल को जो है इस कहानी समझाता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, बहुत समझाने का प्रयास करता है, लेकिन लाल जो है वो समझने वालों में से नहीं था। उनके सर पर एक ही भूत सवार था कि देश को आज़ाद कराना है, जो देश के सत्ताधारी है उसको उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है, जितना हो सके हमसे वो सब कुछ प्रयास करना है, और इसीलिए वो जो है उनका मतलब खुलेआम उसका विरोध वो करता है। अब हम लोग देखेंगे इस कहानी का सार। जो कहानी है, कैसा कहानी है, आई होप कि समझ में आ ही गया होगा कि कैसा कहानी है ये, है ना। इसमें लाल एक युवा क्रांतिकारी के रूप में है, जो देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है, अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है, लेकिन माँ के साथ तो रहता है, लेकिन वो भारत माँ के लिए जीता है और भारत माँ को आज़ाद कराना ही उसका लक्ष्य बन जाता है। पुलिस लाल के घर की तलाशी लेती है। अब यहाँ पर कहानी का सार मैं समझाती हूँ, उसके बाद आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो कहानी है शुरुआत होती है दोपहर के समय से, है ना। दोपहर का समय था और यहाँ पर लेखक जो हैं वो दोपहर के समय में थोड़ी देर आराम, मतलब खाना खाने के बाद दोपहर में थोड़ा सा लेट जाते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं। आराम करने के बाद लेखक को एहसास होता है कि थोड़ा सा समय बिताया जाए। तो समय बिताया जाए कैसे? कुछ महान साहित्यकारों का जो पुस्तक है उसको पढ़ा जाए। तो वो बहुत सारी अपने लाइब्रेरी पुस्तकालय के महान निकालते हैं लेखकों के, तो सब बुक जो है, सब पुस्तक जो है अपने आप में ही महान है। तो उसको समझ में नहीं आता है कि किस लेखक की पुस्तक को पढ़ा जाए। इतने में ही नीचे से हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये झांकता है, तो देखते हैं वहाँ कोई जीप आई हुई है। तो तब तक नौकर जो है कार्ड लेकर के लेखक के हाथ में दे देता है। कार्ड हाथ में देखकर वो चौंक जाते हैं। लेखक जो है वो कार्ड देख करके चौंक जाते हैं। चौंकते क्यों हैं? इसलिए क्योंकि पुलिस का कार्ड था। अब पुलिस बिना वजह के किसी के घर जाती तो है नहीं। आखिर लेखक के घर में वो इस समय में क्यों आए हैं, क्या काम है? क्योंकि पुलिस बिना मकसद के किसी के घर में नहीं जाती है। तो उतने में ये सोच ही रहे हैं कि पुलिस अंदर घुस जाते हैं, उनको बैठाया जाता है और पुलिस यहाँ पर अपनी जेब से एक फ़ोटो निकाल करके लेखक के सामने देते हैं और उनके हाथ में देते हैं, कहते हैं कि बताइए ये कौन है, क्या आप इसको पहचानते हैं? तो लेखक ने उसको उस फोटो को देखा तो उन्होंने पहचान लिया और कहा कि अरे ये तो लाल है, क्या कर दिया इसने। वो शौक हो जाते हैं, यानी कि वो आश्चर्य हो जाते हैं कि आखिर इसने किया क्या। उसका सारा कुछ मतलब सब कुछ बताने के बाद, सब कुछ में क्या बताते हैं लेखक कि ये लाल है और इसकी माँ जानकी है और ये दोनों माँ बेटे हमारे घर के ठीक सामने 2 मंजिला मकान में, जो कच्चा मकान है, वहाँ ये लोग रहते हैं। और इसके जो पिता हैं, पिता यहाँ पर सब कुछ बताने के बाद लास्ट में ये भी बताते हैं कि इसके पिता जो थे रामनाथ, वो आज से 6 साल पहले गुजर गए और इनके पिता जो थे वो हमारे घर ही मैनेजमेंट का काम जो है वो देखता था और कुछ पैसे उन्होंने जमा कर रखे थे, जो पैसे से मैं उनके घर चलाता हूँ। ये सब कुछ जब बता दिया गया तो फिर वो वहाँ से पुलिस जाने लगी। जाते जाते उन्होंने लेखक को एक सलाह दी और कहा उन्होंने कि हो सके तो आप लाल से दूर रहिए। ये वाक्य जो है वो लेखक को झकोर कर रख दिया कि क्यों
उसने कहा कि उससे दूर रहे। आखिर वो क्या काम कर रहा है, कौन सा ऐसा कार्य कर रहा है सरकार के विरुद्ध कि सरकार पुलिस उसको उसके पीछे पड़ गई है, उसे खोज रही है। ये बहुत सारे सवाल थे और इन्हीं सवालों को वो ढूंढने का प्रयास कर रहा था। इतने में जानकी उनके घर आती है। जब जानकी लेखक के घर में आती है तो यहाँ पर लेखक जो है वो पूछता है कि चाची आजकल लाल क्या कर रहा है। तो वो भोली भाली माँ जो है बताती है कि वो पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पर लेखक जो है उनसे बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं, वो सरकार के विरुद्ध कुछ दमनकारी योजना बना रहा है, सरकार के खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहा है, जिस वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। तो क्या कर रहे हैं, आखिर कौन सा ऐसा कार्य कर रहे हैं, कौन सा ऐसा षड्यंत्रकारी कार्य कर रहे हैं, ये सब कुछ लेखक जो है वो उनकी लाल की माँ से पूछते हैं। लेकिन लाल की माँ भोली भाली वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता बाबू, क्या पता रहेगा। वो लोग 4-5 लोग दोस्त लोग के साथ घर आते हैं, घर में अब क्या बातें करते हैं मुझे नहीं पता, केवल मेरा काम है कि उन लोगों का नाश्ता करा देना, है ना। नाश्ता मैं कराती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर के जाती हूँ उन लोगों के कक्ष में तो वो बहुत ही आदर करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं मुझे, और सभी मुझे माँ कहकर बुलाते हैं, भारत माता कहकर बुलाते हैं। तो इसीलिए अब वो लोग क्या बातें करते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। इतने में लाल अपनी माँ को बुलाने आता है कि माँ चल, मेरे कुछ दोस्त आए हैं, उनके लिए कुछ खाने को बनाना है। और जब लाल यहाँ पर आया, ऐसा वाक्य जब उन्हें अपनी माँ से कहा तो लाल की माँ ने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम आजकल कर क्या रहे हो, चाचा तुम्हारे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर चाचा और भतीजा यानी कि लेखक और लाल में बहस हो जाती है। बहस होती है विचारधारा की, बहस होती है तर्क की। यहाँ पर लेखक जो है उसको मना करते हैं कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो सरकार के खिलाफ या सरकार के विरोध में जो भी कार्य कर रहे हो वो कार्य मत करो, ये सब कार्य तुम्हें अभी नहीं करने, तुम करो लेकिन अभी तुम अपना लाइफ बना लो, अपना जीवन सेटल कर लो, उसके बाद तुम करना, क्योंकि तुम्हारे मत्थे तुम्हारी बूढ़ी माँ का जिम्मा है, उसको सहारा देना है, तो अभी तुम पढ़ाई कर लो, ये सब करने का अभी उम्र नहीं है। लेकिन यहाँ पर लाल ये कहकर उनका मुँह चुप करा देते हैं कि देश के लिए काम करना कोई उम्र नहीं देखता है। और फिर वो निर्भीक होकर उनकी हर बातों का तर्क देते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। दोनों माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है कि लेखक जो है कुछ कार्य से शहर से 2-3 दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो इधर लाल और उसकी माँ के साथ घटना घट जाती है। घटना क्या घटती है कि पुलिस जब छापा मारती है लाल के घर का, तो लाल के घर से पिस्तौल, बहुत सारे कारतूस और पत्र जो है ना, ये सब कुछ बरामद कर लेती है। बरामद करने के बाद सभी को अरेस्ट भी कर लेती है। सभी लोग पकड़े जाते हैं। जब सभी लोग पकड़े गए, है ना, तो बूढ़ी माँ जो जानकी है वो अपने बेटों को रिहा कराने के लिए, जेल से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करती है। इधर लेखक जब 2-4 दिन के बाद घर वापस आते हैं तो पत्नी उन्हें सारा कहानी जो है, जो उनके जाने के पश्चात यहाँ हुआ था, वो सारी कहानी को बताती है। बताने के बाद लेखक यहाँ पर माथे पे हाथ दे देते हैं और कहते हैं बेचारी बूढ़ी माँ कितनी परेशान हो रही होगी, इसीलिए मैं मना करता था लाल को कि ये सब काम मत करो, ये सब अभी उम्र नहीं है, लेकिन उसने नहीं सुना। यहाँ पर लाल जो है वो तो गिरफ्तार हो गया, है ना, उनके सारे दोस्त भी गिरफ्तार हो गए, सभी कोई पकड़े गए। लाल की माँ जो है जानकी, ये पुलिस के चक्कर लगाती रही, उनको रोज दिन तीनों टाइम, दिनों का समय जो है खाने का, वो खाना बना बना कर उनको खिलाती थी। पैसा तो था नहीं, लेकिन वो कभी लेखक के सामने हाथ नहीं फैलाने गई कि साहब मुझे खाने के लिए, मेरे बच्चों को खाने के लिए दे दीजिए या मेरे बच्चों को छुड़ा दीजिए, कभी नहीं गई मदद मांगने। वो जानती थी कि मेरा बच्चा सही है,
जो भी कार्य कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं ये जानती थी, और इसीलिए उनके घर में लोटा तवा सोना चांदी जो कुछ भी था उनके घर में, जानकी के घर में, सब कुछ बेच करके केवल अपने बच्चों का, अपने बच्चों में केवल लाल को ही नहीं, सारे जितने बच्चे गिरफ्तार हुए थे सारे बच्चों को वो खाना बहुत ही प्यार से खिलाती थी और दर दर की ठोकरें खाती थी। दर दर की ठोकरें मतलब वकील के पास जाती थी, जज के पास जाती थी और सभी उसको दुरदुरा के भगा देते थे कि ये कहते थे कि मेरा बच्चा दिखता है सर ये सब काम करने का, मेरा बच्चा निर्दोष है सर, नहीं किया है कुछ भी। लेकिन कहाँ मानने वाले थे वो लोग कहे कि नहीं तुम्हारा बेटा दोषी है, वो दोषी मतलब कि साबित हो चुका है, उसका जुर्म जो है वो साबित हो चुका है, इसलिए कुछ भी नहीं हो सकता है। और अंततः जब जुर्म साबित हो जाता है तो इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फांसी की सज़ा यानी कि 10 लोगों को जो है मतलब बोलते हैं ना कि 7 लोगों को जो है उनको फांसी की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा बाकी 10 लोगों को मिलती है। अब यहाँ पर जब जानकी कोर्ट जाती है तो वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा बोलता था लाल का दोस्त जिसको लठैत कहा जाता था, बहुत बतंगड़ था बात करने में, तो वो लोग जानकी को कहते हैं कि माँ तू भी जल्दी आ। तो यहाँ पर जानकी को समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाने की बात हो रही है। तो लाल कहता है कि माँ यहाँ तो हम दोनों को अलग कर दिया गया, हालात ने अलग कर दिया, लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी गोद में सोना है, मुझे सुकून मिलता है माँ तुम्हारी गोद में, इसलिए तू भी जल्दी से आ जहाँ मैं जा रहा हूँ। वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, कोई हम दोनों को अलग करने वाला नहीं होगा, यानी हम दोनों यानी कि हम सबको अलग करने वाला नहीं होगा। और ये कह करके जानकी को वो लोग घर भेज देते हैं। घर भेजने के बाद जानकी जो है जानकी लेखक के पास एक लेटर रहता है, पत्र रहता है, जिस पत्र को पढ़ के वो सुनाता है ना। उस पत्र में लिखा हुआ था लाल का पूरा जो उनके साथ जो बीता और उनके साथ क्या हुआ, सारी आप बीती जो है वो वहाँ लिखा हुआ था पत्र में, जिस पत्र को लेखक जो है पढ़ के सुनाते हैं। और इसी पत्र में उन्होंने लिखा था कि माँ जल्दी आना, जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम्हारा लाल पुत्र लाल। ऐसा कह कर के ये पत्र को जब वो सुनाते हैं तो वो केवल उनकी आँख से भी आंसू नहीं आ रहे हैं, है ना। जानकी वो पत्र को पकड़ती है और सीधा अपने घर की ओर चलती है। घर जाने के बाद वो अपनी दुआरी पर बैठे रहती है, कोई आवाज़ नहीं आता है, वहीं पर बैठे बैठे वो बेचारी अपना दम तोड़ देती है। यानी कि यहाँ पर बेटे का मोह है ना के प्रति मतलब बेटे से इतना लगाव, इतना प्रेम, इतना ममता था कि बेटे के चले जाने का सदमा उनको बर्दाश्त नहीं होता है और वो भी चल बसती है। तो लेखक कहती है कि है रे बुढ़िया की किस्मत कि एक बेटा था सहारा, वो भी बेसहारा कर दिया और अंततः ही अपने बेटे के मुंह में अपनी जान भी दे देती है। तो यहाँ पर जानकी को, इस कहानी में जानकी को भोली भाली माँ दिखाया गया है, जबकि वो सब कुछ जान रही है कि मेरा बेटा क्या कार्य कर रहा है, लेकिन वो कभी नहीं रोकती टोकती है, इसलिए क्योंकि उनका बेटा जो था लाल, वो देश के हित के लिए कार्य कर रहा था, देश को स्वतंत्रता कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए वो कार्य कर रहा था, और इसीलिए वो अपने बेटे को देश के लिए निछावर कर दी थी। और यही कारण था कि कभी भी अपने बेटे को रोकती टोकती नहीं थी। ये है पूरी कहानी। तो यहाँ पर कहानी का अंत जो होता है वो बहुत ही दुखद होता है, क्योंकि दुखद इसलिए क्योंकि माँ और बेटे दोनों की मृत्यु हो जाती है, और जिस राह पर ये माँ बेटे चले थे वो ईमानदारी का था, सच्चाई का था, सेवा का था, भाव का था, प्रेम का था, लेकिन इनका अंत जो होता है वो बहुत ही दुखद होता है। इसीलिए यहाँ पर लाल की माँ ना कहकर उसकी माँ कहा गया है, क्योंकि केवल लाल की ही माँ नहीं दिखाया गया है इस कहानी में, जो भी लाल के दोस्त थे सभी की माँ थी, इसीलिए उसकी माँ ये कहानी का शीर्षक है ना। तो मुझे लगता है कि ये कहानी जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर कहानी का सारांश
है, थोड़ा सा है, इसको पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या कहा गया है। देखिए, पुलिस लाल के घर की तलाशी लेती है, पिस्तौल, कारतूस, खुफिया पत्र जो है बरामद करती है और लाल के साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद सरकार जो है लाल और उसके साथियों पर षड्यंत्र का आरोप लगाती है और आरोप लगने के बाद उनका जो जुर्म है वो साबित हो जाता है, जिससे उनको फांसी की सजा हो जाती है और बाकी लोगों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। लाल की माँ अपने बेटे की रिहाई के लिए सभी तरह के प्रयास करती है, अपना सोना चांदी जितना भी बर्तन सर्तन सबको बेच करके उनके लिए भोजन का प्रबंध करती है, वो दर दर की ठोकरें खाती है, लेकिन सभी जगह से निराशा ही हाथ रखती है। लाल की माँ लाल का अंतिम पत्र पढ़ने के बाद घर के द्वार पर मरी पड़ी मिलती है और इसी से कहानी का अंत भी होता है। तो यहाँ पर एक बूढ़ी माँ किस प्रकार से अपनी परवाह ना कर कर देश की परवाह की है और अपने एक नौजवान पुत्र को, एक लौते पुत्र को देश के लिए समर्पित कर देती है, ये भाव इस कहानी में एक बूढ़ी माँ का दिखाया गया है कि अपने बेटे के प्रति मोह है, लेकिन वो देश के लिए उसे समर्पित कर देती है। तो ये थी कहानी। आई होप आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी। कहानी समझ में आती है, पाठ समझ में आता है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।